नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके साथ ई इनवॉइसेस के बारे में चर्चा करेंगे। ई इनवॉइस क्या होता है? जब भी आउटवर्ड सप्लाई रहती है उस केस में इनवॉइस जनरेट करना रहता है विच इज मैंडेटरी। तो ई इनवॉइस और नॉर्मल इनवॉइस में क्या अंतर हुआ? आपको नॉर्मल इनवॉइस जनरेट करना है और जब यदि हम उसके ऊपर जो गवर्नमेंट ने ई इनवॉइस के लिए कुछ पोर्टल्स नॉमिनेट किए हैं उसके थ्रू एक आईआरएन नंबर जनरेट करते हैं, तो यदि हम नॉर्मल इनवॉइस पे वो जनरेटेड आईआरएन नंबर कोड कर दें और क्यूआर कोड कर दे तो वो इनवॉइस ई इनवॉइस में परिवर्तित हो जाएगा। ई इनवॉइस एप्लीकेबल किन किन पे होता है? पहले तो ई इनवॉइस हर उस एसएससी के लिए एसेंशियल था जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ के बाहर था, लेकिन ये लिमिट घटते घटते आज 20 करोड़ पे आ गई है। तो ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 2022 से जिन एसएससी का टर्नओवर 20 करोड़ से बाहर रहेगा उन्हें ई इनवॉइस जनरेट करना एसेंशियल होगा। अब प्रश्न ये उठता है, ये 20 करोड़ की लिमिट हमें कब चेक करनी है? तो ध्यान रखिएगा, ये 20 करोड़ की लिमिट हमें इस तरह से चेक करनी है दैट यदि आपका टर्नओवर 2017-18 या 2018-19 या 2019-20 या 2020-21 में किसी भी ईयर में यदि 20 करोड़ से क्रॉस हो गया है तो आपको 1/4/2022 के पहले दिन से ही जो भी इनवॉइसेस जनरेट करने हैं वो सभी के सभी ई इनवॉइस होने चाहिए। यानी यदि जिस फाइनेंशियल ईयर के कमेंसमेंट की बात कर रहे हैं उससे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स में, किन्हीं भी फाइनेंशियल ईयर्स में फ्रॉम 2017-18 ऑनवर्ड्स यदि आपका एग्रीगेट टर्नओवर 20 करोड़ से क्रॉस हो गया है तो 1/4/2022 से आपको ई इनवॉइस जनरेट करना मैंडेटरी है। 2017-18 में क्योंकि जीएसटी लॉ 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल हुआ था, इसीलिए 2017-18 का टर्नओवर हमें 1 जुलाई 17 से लेकर के 31/3/18 तक देखना है ना। यदि हमने ई इनवॉइस जनरेट नहीं किया तो क्या होगा? यदि आपने ई इनवॉइस जनरेट नहीं किया तो जो भी इनवॉइस आपने जनरेट किया उसे कानून की नजर में वैलिड इनवॉइस नहीं कंसिडर किया जाएगा। इस वजह से न तो आपने करेक्ट इनवॉइस जनरेट किया, न जो आपका बायर है उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल पाएगी। यहां टर्नओवर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, टर्नओवर का मतलब एग्रीगेट टर्नओवर है जो कि डिफाइंड है सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 में, जिसमें टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, जीएसटी, नॉन जीएसटी सप्लाईज सभी कुछ शामिल है, लेकिन वो सप्लाईज जो आरसीए में कवर्ड है वो इसमें शामिल नहीं होंगी। देन ई इनवॉइस किन किन सिचुएशन में जनरेट करना रहेगा? ध्यान रखिएगा, जो भी टैक्सेबल सप्लाईज है या एक्सपोर्ट है या सप्लाई टू एसईजेड है या डीम्ड एक्सपोर्ट है, इन सभी सिनेरियोज में ई इनवॉइस जनरेट करना मैंडेटरी है। ऑल्दो ये भी आपको ध्यान रखना है दैट टैक्स इन सभी सिचुएशन में ई इनवॉइस तभी जनरेट करना है, इनफैक्ट जब टैक्सेबल सप्लाईज हम दे रहे हैं तब ई इनवॉइस तभी जनरेट करना है जब आपकी सप्लाई B2B है। यदि कोई सप्लाई B2C है तो उस स्थिति में आज की तारीख में गवर्नमेंट के पास ये फैसिलिटी नहीं है दैट B2C के केसेस में हम ई इनवॉइस जनरेट कर पाए, राइट? देन नेक्स्ट थिंग, यदि कोई सर्विसेज है या यदि कोई सप्लाईज है जो हमने ली है और उसके ऊपर आरसीएम पेएबल है, तो क्या उस अवस्था में हमें ई इनवॉइस जनरेट करने की आवश्यकता है? आंसर इज नो। यानी यदि कोई इनवर्ड सप्लाईज है जिसके ऊपर हमने आरसीएम जमा कराया है, उस केसेस में ई इनवॉइस जनरेट करना आवश्यक नहीं है। ई इनवॉइस जनरेट कैसे होगा? आपको जो नॉर्मल बिल आप बनाते हैं वो बिल बनाना है, उसके बाद उन बिल की डिटेल्स आईआरपी पोर्टल के ऊपर आपको अपलोड करनी है। जैसे ही वो डिटेल्स आईआरपी पोर्टल पे अपलोड होगी, आपको एक आईआरएन नंबर दिया जाएगा और साथ में क्यूआर कोड दिया जाएगा। तो आपको उस आईआरएन एंड क्यूआर कोड को अपने बिल पे मेंशन करना है। तो कहने का मतलब है, जो आप रेगुलर वे से इनवॉइसिंग कर रहे हैं वो तो आपको करनी ही है, आपका इनवॉइस नंबर भी वही कहलाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ उस पे आईआरएन एंड क्यूआर कोड दो चीजें एडिशनली ऐड हो जाएगी और उन दोनों के ऐड होते ही वो जो इनवॉइस है उसे हम ई इनवॉइस कहेंगे। बेसिकली द बेसिक पर्पस ऑफ generation of e-invoice is to intimate to the government, to intimate to the GST portal about the details of invoices. Then इसका बेनिफिट क्या है? यदि ई इनवॉइस जनरेट होता है तो जब भी आप GSTR1 फाइल करेंगे तो वहां पे ऑटोमेटिकली ई इनवॉइस के पोर्टल से सारे के सारे ई इनवॉइसेस ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे। यानी आपको मैन्युअली एक एक बिल GSTR1 में डालने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब ई इनवॉइस जनरेट करते ही एक बात दिमाग में आती है, क्या ई इनवॉइस जनरेट करने के बाद हमें ई वे बिल जनरेट करना है या नहीं? तो ध्यान रखिएगा, ई इनवॉइस एंड ई वे बिल दो अलग अलग चीजें हैं।
ई इनवॉइस जनरेट करने का मतलब कभी भी ये नहीं है दैट ई वे बिल की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने ई इनवॉइस जनरेट किया है तो भी आपको वे बिल तो जनरेट करना ही रहेगा। नेक्स्ट थिंग दैट क्या ई इनवॉइस में अमेंडमेंट पॉसिबल है? आंसर इज यस। ई इनवॉइस में आप अमेंडमेंट कर सकते हैं उसी तरह से जैसे कि हम नॉर्मल इनवॉइस में जीएसटीआर 1 में जाकर के करते हैं। आईआरपी पोर्टल पे अमेंडमेंट नहीं होगा, जीएसटीआर 1 के थ्रू अमेंडमेंट किया जा सकता है, लेकिन ऐसा भी एडवाइजरी में कहा गया है दैट इस अमेंडमेंट की वजह से हो सकता है आपका जो पर्टिकुलर पीरियड है, टाइम पीरियड जिसमें आपने अमेंडमेंट फाइल किया है, वो रेड फ्लैग में आ जाए। देन नेक्स्ट थिंग, क्या जो ई इनवॉइस हमने जनरेट किया उसे हम कैंसिल कर सकते हैं? तो आंसर इज यस, यू कैन कैंसिल ई इनवॉइस विद इन 24 आवर्स ऑफ इट्स जनरेशन। लेकिन ध्यान ये रखना पड़ेगा दैट कैंसिलेशन करने से पहले दैट उस इनवॉइस के अगेंस्ट में ई वे बिल जनरेट हो चुका हो, या यदि ई वे बिल वेरीफाई कर दिया ऑफिसर ने तो ऐसी अवस्था में उस ई इनवॉइस को कैंसिल नहीं किया जा सकता। यानी ई इनवॉइस को तभी कैंसिल किया जा सकता है जब उसके अगेंस्ट में ई वे बिल पेंडिंग नहीं हो या जो ऑफिसर है उसने ई वे बिल को वेरीफाई नहीं कर रखा हो, देन ओनली ई इनवॉइस कैन बी कैंसल्ड। देन ई इनवॉइस जो हमें जनरेट करना है वो किन किन डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट में जनरेट करना है? तो इट हैज टू बी जनरेटेड अगेंस्ट नॉर्मल इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट्स एंड डेबिट नोट्स। यानी इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट एज वेल एज डेबिट नोट, इन सभी पे हमें आईआरएन मेंशन करना रहेगा एंड क्यूआर कोड मेंशन करना रहेगा व्हेनेवर इट इज एप्लीकेबल एंड टू हूएवर इट इज एप्लीकेबल। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं ई इनवॉइस के बारे में जो हमने आपके साथ शेयर की, क्योंकि 1 अप्रैल 2022 से ये ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो रहा है उन सभी एसएससीज पे जिनका पिछले 4 से 5 सालों में टर्नओवर जो है वो किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 20 CR से एक्सीड हो गया है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी फार रीचिंग एप्लीकेबिलिटी एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल while generating all the invoices. And the last, not the least, one important thing that how you are going to generate IRN and QR code. तो वैसे तो जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स है, जो ERP बेस्ड सॉफ्टवेयर्स है, वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं दैट यू कैन जनरेट IRN एंड QR कोड यूजिंग दो सॉफ्टवेयर्स। बट इन केस यदि आपके पास वो सॉफ्टवेयर नहीं है तो नो नीड टू वरी, गवर्नमेंट हैज गिवन यू यूटिलिटी on the basis of which you can generate IRN and QR code and you can also get it nominated or accounted on the invoices you are going to issue. Although क्योंकि नया कानून है, हो सकता है आपको थोड़ी सी तकलीफ आए, नया प्रोसेस है, हो सकता है आपको थोड़ी सी तकलीफ आए इसे फॉलो करने में, लेकिन एक बार यदि आप इसे फॉलो करेंगे तो यू विल गेट यूज्ड टू इट एंड धीरे धीरे चीजें आसान हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, डू टेक केयर। यदि 2017-18 से लेकर के 2021-22 तक किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर 20 करोड़ से एक्सीड कर गया है, तो you have to generate e-invoice from 1st of April 2022 and further you should be consulting to your regular consultants so that you can get better advice in regard to the compliances related to e-invoice. Thank you.